नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मेरी उम्र 28 साल है। मैंने अपनी जिंदगी ज्यादा किसी रंगीन सपने में नहीं बिताई, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ में बिताई है। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी कमलेश शर्मा पुलिस में छोटे पद के सिपाही थे। रात रात भर ड्यूटी देते थे और अक्सर थके हारे घर लौटते थे। मैं हमेशा उनके पैरों के पास बैठकर सुनता था कि वर्दी में इज्जत है, लेकिन दुख भी है। पत्नी बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करना, बिना सर्दी गर्मी की चिंता किए, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन वह कहते, अरुण बेटा, ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी अपना धर्म नहीं खोना, और अगर कभी पुलिस की वर्दी पहननी पड़े तो सच्चाई छोड़कर मत चलना। मैं इन बातों को बचपन से अपने दिल में बिठाए बड़ा हुआ था। हमारा घर छोटा सा था, 2 कमरों का मकान और एक रसोई, छोटा सा एक आंगन जिसमें मेरी माँ शाम को दिया जलाकर पूजा करती थी। मैं तब भी सोचता था कि हम शायद कभी बेहतर घर में रहेंगे, मगर पिताजी की तनख्वाह में इतनी गुंजाइश कहाँ थी। मैंने पढ़ाई में खुद को लगा लिया, BA किया और फिर सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। लोग कहते थे कि यह नौकरी किस्मत वालों को मिलती है, मगर मैं रोजाना सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाता, माथा टेकता, उसके बाद मंदिर के पीछे बैठकर पढ़ता था। कोई शोर नहीं होता था, बस विभिन्न पक्षियों की आवाजें होती थी। वह जगह मुझे शांति देती थी। परिणाम आया तो पता चला कि मैं पास हो गया हूँ और मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। मैं पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, मैं पास हो गया हूँ। उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, विश्वास नहीं हो रहा मुझे, मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। उनकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई थी। वह पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वह उसी दिन से कहते रहते, अरुण, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और मैं भी दिल से चाहता था कि अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर करूं। नौकरी लग गई, ट्रेनिंग हुई, फिर पोस्टिंग मिली, और वह पहली रात थी जिसमें मुझे अकेले नाइट ड्यूटी पर भेजा गया था। मेरे हाथ में टॉर्च थी और हथियार कंधे से लटका हुआ था। हवा चल रही थी, मगर जंगल के पास का सन्नाटा ऐसा था कि इंसान अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर माँ का दिया हुआ छोटा सा प्रसाद निकाला और खुद से कहा, अरुण, डरना नहीं। पिताजी हमेशा कहते थे, अंधेरी रात बड़े इंसान की पहचान करवाती है। मैं सड़क के किनारे चल रहा था। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ गाड़ियां भी गुजरती थीं, लेकिन ज्यादातर खामोशी थी। अचानक मेरे वायरलेस से आवाज आई, अरुण, गश्त जारी रखना, कुछ संदिग्ध हरकत की सूचना मिली है। मैंने जवाब दिया, जी सर, और कदम जरा सतर्क कर लिए। वह रात अजीब तरह की थी, जैसे हवा भी कोई संदेश लेकर चल रही हो। मैंने बंदूक की पट्टी ठीक की और खुद से बोल उठा, अरुण, आज तेरी असल ड्यूटी शुरू हुई है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ रहेगा। मैं ऐसे ही चलता रहा और बचपन का एक किस्सा याद आया जब पिताजी मुझे पहली बार थाने लेकर गए थे। मैं छोटा था, दरवाजे पर खड़े गार्ड को देखकर डर गया था, तो पिताजी ने कहा था, ये वर्दी वाले लोग रक्षा करते हैं बेटा, डरने की जरूरत नहीं। आज उसी वर्दी के साथ मैं बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे कोई अपने ही भूत से निकलकर सामने खड़ा हो गया हो। मैंने खुद से मुस्कुराकर कहा, कमलेश शर्मा के बेटे को डर नहीं लगता, वह कदम दर कदम आगे बढ़ता है। मैंने जेब से वायरलेस निकाली और अपने साथी वीरेंद्र को कॉल की और पूछा, भाई ड्यूटी कैसी जा रही है? उसने कहा, बस ठीक है अरुण, तू कैसे चल रहा है? मैंने कहा, ठीक हूं, बस ये जंगल वाली शांति अजीब लग रही है। वह हंसकर बोला, अरे यार, पहली पहली ड्यूटी है, सबको लगती है। मैंने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज अजीब तरह की हवा चल रही है, जैसे कुछ होने वाला हो। वीरेंद्र ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, शांत रह। फिर उसने फोन बंद कर दिया। मैं आगे बढ़ा और सोचता रहा कि पिताजी की कही हुई बातें जिंदगी में किस तरह सच साबित होती जा रही हैं। अभी पीछे की तरफ से कोई पत्ता टूटा और मैं चौंक गया। मैंने टॉर्च उस तरफ की, मगर कुछ नहीं था। फिर कुछ दूर उसी सुनसान माहौल में एक पल ऐसा आया जब मैंने सड़क के पार साया सा हरकत करते देखा। मैंने दिल में कहा, अरुण, घबरा मत, तुम ऑफिसर हो, ये जंगल तुमसे बड़ा नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाए। अभी मुझे नहीं मालूम था कि उसी रात एक ऐसी घटना मेरी जिंदगी में आने वाली है जिसने मेरे पूरे विश्वास को बदल देना था और मेरी सोच को ही हिला देना था। फिर जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी आगे की, तो अचानक वह रोशनी एक ऐसे दृश्य पर जाकर ठहरी कि मेरे कदम खुद ही रुक गए। मेरे सामने एक दुबली पतली सी लड़की जमीन पर पेड़ के तने से टेक लगाए बैठी थी। उसके ऊपर काली चादर थी, मगर उस चादर के नीचे उसका चेहरा ऐसे सफेद नजर आ रहा था जैसे दूध में कोई किरण घुली हो। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई सिसकी तक नहीं थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, कौन है वहां झाड़ियों के पीछे? फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब गया। उसने हरी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा, जो सीधा मेरे दिल में उतर गई। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, मगर अजीब तरह की खामोश थीं, जैसे उसमें रोने की गुंजाइश ही न बची हो। उसके होंठ सूखे थे, मगर आवाज बहुत नरम निकली। उसने कहा, मेरा नाम शायना है। मैंने हैरानी से पूछा, शायना, तुम यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हो? तुम्हारा हाथ खून में भीगा हुआ है। आओ उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हारा खून तो काफी ज्यादा बह चुका है। वह तुरंत बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं मत ले जाइए। मैंने टॉर्च दोबारा उसके घाव पर की और कहा, ये खून देख रही हो तुम, ऐसे नहीं बैठ सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हें कितनी चोट आई है? वह थोड़ा सा हिली और कहने लगी, जब अपने ही बड़े बड़े घाव देने लगते हैं तो फिर यह मामूली चोट असर नहीं करती। आप मेरी चिंता न करें, वैसे भी मैं अपने ताऊजी के अत्याचार से भागी हूं। जब मेरे अपनों ने ही मेरी परवाह नहीं की, तो फिर आप तो एक पराये हैं, मेरी परवाह न करें। मैं उससे कहने लगा,
आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें यूं बेसहारा छोड़ दिया है? वह गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए चीखने लगी। वह मेरी शादी एक बहुत बूढ़े आदमी से करना चाहते थे। अगर वह कोई शरीफ होता तो भी बात ठीक थी, लेकिन वह तो एक नशेड़ी बुढ़ा था जो मेरी सुंदरता पर मर मिटा था। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं उस घर में सांस नहीं ले पा रही थी। मैं वहां से भागती हुई निकली और यहां तक आ गई। मैंने उसकी बात सुनी और पास बैठकर पूछा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसने सरना में हिलाया और कहा, पुलिस पर कौन विश्वास करेगा? मैं तो घर से भागी हुई लड़की हूं ना। लोग यही कहेंगे कि मैं चरित्रहीन हूं या जिद्दी हूं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सब लोग एक जैसे नहीं होते। देखो, मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सुरक्षित हो। अब तुमको बस मेरे साथ चलकर अपना इलाज कराना है। वह थोड़ा चुप रही, फिर कहने लगी, अरुण जी, मुझे डर लगता है। मैंने उसका नाम सुनते ही चौंक कर कहा, तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता चला? वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, वह तुम्हारी वर्दी पर लिखा हुआ है। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, अच्छा अब चलो, वरना ज्यादा खून बह जाएगा। उसने हल्का सा हाथ उठाया, लेकिन जैसे हाथ में जान ही न थी। मैंने उसके हाथ के नीचे हाथ रखकर कहा, ठीक है, आराम से उठो। पर वह जैसे खड़ी होते ही दोबारा थोड़ा झूल गई। उसका शरीर इतना कमजोर था कि लगता था अभी हवा चलेगी तो वह गिर जाएगी। मैंने उसे थामते हुए कहा, कुछ खाया है आज? वह धीरे से बोली, सुबह एक रोटी खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं मिला। मैंने कहा, इस हालत में भागकर यहां तक आना भी बड़ी बात है, मगर फिर भी तुम ऐसे बेदर्द कैसे बैठी थी? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही? उसने मेरी तरफ पल भर देखा और कहा, दर्द कभी कभार शरीर से ज्यादा दिल में होता है अरुण जी। जब दिल का दर्द ज्यादा हो तो शरीर का दर्द महसूस नहीं होता। मैं इस जवाब पर कुछ पल खामोश हो गया, क्योंकि उसकी आवाज में ऐसी शांति थी जैसे वह कोई आम लड़की ना हो, जैसे वह बहुत पुरानी थकान, बहुत पुराना दुख अपने साथ लिए बैठी हो। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, चलो शाइना, अब यहां बैठना और ज्यादा खतरनाक है। जंगल के किनारे रात का वक्त है और तुम अकेली हो। वह चलते चलते बोली, मैं अकेली नहीं। अरे नहीं। वह तुरंत संभल गई और बोली, मेरा मतलब है कि मैं डरने वाली नहीं हूं। मैंने कहा, ये तो मैं देख ही रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी तो यह हालत है और तुम फिर भी चीख तक नहीं मार रही। वह धीरे से हंस पड़ी। इस हंसी में भी अजीब सा खोया हुआ सन्नाटा था, जैसे वह किसी और दुनिया की आवाज हो। मैंने उसका हाथ थोड़ा मजबूती से पकड़ा और कहा, शाइना, एक बात बताओ, तुम इतनी बहादुर कैसे हुई? और तुम्हारी आंखों में इतनी गहरे घाव मिलने के बाद भी कोई आंसू नहीं है, जबकि लड़कियां तो हर छोटी छोटी बात पर आंसू टपकाने लगती हैं। जहां तक मैंने देखा है, ऐसा कैसे संभव है? उसके होंठ थोड़े से कांपे, फिर वह बोली, मैं शायद रो ही नहीं सकती अब। मैं थक गई हूं, रोकर भी क्या बदलना था। अपने ताऊजी के अत्याचार से भाग आना ही मेरा इकलौता रास्ता था। मैंने उसे जीप के पास लाकर बिठाया और कहा, शाइना, मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूं, पहले इलाज कराएंगे, फिर तुम बताना चाहोगी तो आगे देखेंगे। उसने मुझे देखते हुए कहा, अरुण जी, मुझे विश्वास है आप पर। आप जैसे बोलते हो वैसे लोग कम होते हैं। मैंने कहा, विश्वास रखो, पर तुम यह भी समझो कि तुम अकेली नहीं हो। अब मैं हूं ना। उसने पहली बार मेरी आंखों में सीधा देखकर कहा, मैं जानती हूं आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे पता था कि मैं यहां आकर रुकूंगी तो जरूर कोई आएगा जो मेरी बात सुनेगा, और आप ही वह व्यक्ति हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें पता था कि मैं ही मिलूंगा? वह बहुत धीमे लहजे में बोली, कुछ बातें पहले से महसूस हो जाती हैं अरुण जी। मैं उसे देखकर बरबस सोचने लगा, आखिर यह लड़की है कौन? इसकी आंखों में इतनी अजीब शांति क्यों है? इसके चेहरे पर डर क्यों नहीं? और इसे मुझ पर इतना यकीन किस बात का है? मैं उसे बिठाकर दरवाजा बंद कर रहा था, मगर मेरे दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि यह लड़की हकीकत में कहां से संबंध रखती है, और इसकी आंखों में इतनी गहराई क्यों है, जिसे देखकर मेरा दिल भी डूबने लगा था। मैंने शाइना को कार की पिछली सीट पर सहारा देकर बिठाया और दरवाजा बंद करते हुए उसके चेहरे को आखिरी बार देखा। वह अजीब सी खामोश थी, जैसे दर्द या डर का कोई अस्तित्व ही उसकी दुनिया में न हो। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और कहा, शाइना, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। उसने बस इतना कहा। मुझे बर्दाश्त की आदत है अरुण जी। मैंने तुरंत पूछा, कैसी आदत? मगर वह खामोश हो गई, जैसे उसके पास जवाब था, मगर वह बताना नहीं चाहती थी। रास्ते में वीराने की सड़क पर उसकी सांसें न तेज थीं न धीमी, बिल्कुल सीधी, जैसे वह किसी बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी से गुजरी हो। अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकी तो मैंने जल्दी से नीचे उतरकर दरवाजा खोला और कहा, आओ मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूं। वह धीरे से खड़ी हुई, मगर उसके खड़े होने में भी कोई झिझक, कोई तकलीफ, कोई दर्द झलका ही नहीं। मैंने उसका हाथ थामा तो मेरा हाथ उसके खून से भीग गया। मैंने हिलकर कहा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम्हें वाकई दर्द नहीं महसूस हो रहा क्या? उसने मेरी बात पर हल्की सी आंख उठाई और बस कहा, दर्द कभी कभी बेमतलब हो जाता है अरुण जी। मैंने उसे सहारा देकर अंदर ले गया। डॉक्टर हैदर, जो रात की ड्यूटी पर थे, वह तुरंत बोले, अरे अरुण, क्या हुआ है? मैंने कहा, सर, ये जंगल के पास घायल हालत में मिली है, खून रुक नहीं रहा। डॉक्टर ने उसे जानकार की तरह देखते ही कहा, ओह, ये तो काफी गहरा कट है, टांके लगाने पड़ेंगे, आप इसे बेड पर लिटा दें। मैंने शाइना को बेड पर लिटाया, मगर वह ऐसे लेटी जैसे उसे कोई डर न हो। डॉक्टर ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, थोड़ा सा दर्द होगा, टांके लगाने पड़ेंगे। उसने हल्के से सर झटका, जैसे कह रही हो, जो करना है कर दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने मुझे एक नजर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अरुण, ये लड़की ठीक तो है? इसकी आंखों में अजीब सी गहराई है। मैंने कहा, सर, पता नहीं क्या है, बस इसका खून रोकने की जरूरत है।
डॉक्टर ने दस्ताने पहने, इंजेक्शन और धागा निकाला और उसके घाव की सफाई करने लगा। मैं खड़ा देख रहा था, जैसे मेरा दिल हर चुभन पर कांप रहा हो। पहला टांका लगा, सुई उसके अंदर गई, खून किनारों से बह रहा था, मगर शाइना की पलक तक न झपकी। मैंने चौंक कर कहा, शाइना, दर्द हो रहा है क्या? उसने मेरी तरफ देखकर नरम लहजे में कहा, नहीं अरुण जी, दर्द तो शायद कहीं और छोड़ आई हूं। दूसरे टांके पर डॉक्टर रुक गया और कहने लगा, यह अजीब है अरुण, आम लड़की होती तो चीख पड़ती, हाथ झटक देती, मगर यह बिल्कुल शांत है। मैंने डॉक्टर से नजरें मिलाई तो उसने धीरे से कहा, तुम्हें यकीन है यह आम मरीज है? मैंने कहा, सर, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने टांके लगाते हुए फिर कहा, देखो, इसका खून इतना बहा है, लेकिन यह बेहोश नहीं हुई, न घबराई, न रोती है, न इसकी सांसें तेज हैं। ऐसा पहली बार देख रहा हूं। मैंने शाइना की तरफ देखा। उसकी आंखें सीधी छत की तरफ थीं, जैसे उसे किसी बात का इंतजार हो, कोई डर ना हो, कोई दर्द ना हो। वह मामूली सी आवाज में बोली, डॉक्टर जी जल्दी करें, मुझे कहीं जाना भी है। डॉक्टर ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, अरुण, यह लड़की तो ऐसे बात कर रही है जैसे घाव कुछ भी ना हो। मैंने कहा, हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा हूं। डॉक्टर ने टांके खत्म किए, फिर पट्टी बांधी, मगर उसने एक पल को भी हाथ नहीं हिलाया, जैसे शरीर में जान ना हो, या शायद जान बहुत ज्यादा हो, पता नहीं। डॉक्टर ने पास खड़े होकर कहा, बेटा, तुम्हें वाकई दर्द नहीं हो रहा? उसने नरमी से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूं, आप चिंता ना करें। डॉक्टर ने सर पीछे करके हाँ में जवाब दिया, मगर उसकी आंखें कह रही थीं कि वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। फिर उसने मेरी तरफ झुककर कहा, अरुण, इसका ब्लड प्रेशर चेक कराओ। नर्स ने प्रेशर चेक किया और कहा, सर, प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, इतने खून के बाद भी नॉर्मल कैसे हो सकता है? मैंने धीरे से कहा, सर, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, अरुण जी, मैंने बहुत मरीज देखे हैं, मगर यह लड़की आम नहीं लग रही है। इसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है? तुम्हें कुछ पता है? मैंने सर हिलाकर कहा, नहीं सर, बस इतना ही जानता हूं कि यह अपने ताऊजी के अत्याचार से भागी है, बस और कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा, यह मामला कुछ और लग रहा है अरुण, तुम इसे यहां रखकर मत जाओ। मैंने कहा, सर, मैं यही हूं। वह दोबारा शाइना के पास गया और पूछा, तुम लोग कहां रहते हो? तुम्हारा घर कहां है? उसने धीमी आवाज में कहा, घर है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई जानने वाला है जो यहां आ सकता हो? वह बोली, नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर ने होंठ भींचकर मुझे देखा और धीरे से कहा, अरुण, तुम सतर्क रहना, मुझे इसके व्यवहार में कुछ अजीब लग रहा है। मैंने डॉक्टर से नजरें हटाई और शाइना के पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, शाइना, मुझे एक बात बताओ, तुम वाकई ठीक हो? तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों नहीं? वह मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, डर वह महसूस करता है जो अपने बारे में कुछ खोने का डर रखता हो। अरुण जी, मैंने तो सब खो दिया है, इसलिए अब कुछ महसूस नहीं होता। उसकी आंखों में इतनी गहरी खामोशी थी कि मेरे दिल में पहली बार एक हलचल सी हुई। एक सवाल उठा जो मैं बोल न सका। यह लड़की है कौन? क्या है? कौन सी दुनिया से आई है? और मैं क्यों इसकी हर बात सुनते हुए अंदर कहीं डर भी रहा हूं और खींच भी रहा हूं? मैंने उसकी आंखों में फिर देखा, मगर इस बार मुझे लगा जैसे वह मेरी तरफ नहीं, बल्कि मेरे अंदर देख रही हो, और यह एहसास मेरे लिए सबसे ज्यादा रहस्यमय था। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अभी उसे अपने घर पर ले जाना ठीक नहीं होगा। मैंने जल्दी से विशाल को कॉल की और उसे कहा कि तुम्हारा वह पुराना फ्लैट खाली पड़ा है, उसकी चाबियां कहाँ हैं? उसने बताया कि वह बाहर उसके गमले में ही रखी हैं, मगर इतनी रात को क्या काम है? मैंने उससे फिलहाल कुछ नहीं बताया और कहा, कल मिलकर सब बताऊंगा। फिर मैं शाइना को लेकर वहां चला गया। मैंने दरवाजा खोला तो खाली फ्लैट की सीलन भरी हवा मेरे चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे कई बरसों से यहां किसी ने इंसान की सांस न सुनी हो। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। शाइना बिना आवाज के अंदर आई। उसके कदमों की आहट तक सुनाई न दी, जैसे वह धरती पर चलती ही न हो। मैंने मोबाइल की रोशनी ऑन की और मध्यम पीली बल्ब की रोशनी जलाई तो कमरे की दीवारों पर पुरानी नमी के धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे दूर से उसे घूरने वाली आंखें हों। यहां तो साफ सफाई भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूं? अपने घर ले जाता तो सारी दुनिया सवाल करती, अम्मी भी परेशान हो जाती, इसलिए अभी यही ठीक है। तुम डरना मत, मैं करीब ही हूं। शाइना धीरे से बोली, डर तो बचपन में रह गया था। अरुण चौंका। उसने पूछा, कैसे? मतलब? वह कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा है, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं नीचे ही हूं। मैं जाने को मुड़ा तो मैंने महसूस किया कि शाइना की नजरें मेरी पीठ पर जमी हुई हैं, जैसे वह मेरे अंदर तक देख सकती हो। मैं पलटा तो वह तुरंत नजरें झुका लेती, जैसे पकड़ी गई हो। मैंने कहा, एक बात कहूं, आप मुझे इतनी गहरी नजरों से क्यों देखती हैं, जैसे मेरे अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हैं? और मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई छिपी हुई घबराहट है, पर्दे के पीछे कोई साया, जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो। दीवार के कोने में अचानक लकड़ी के दरवाजे ने खुद ब खुद चरचराती हुई आवाज निकाली। मैंने चौंक कर बाहर देखा, मगर कुछ न था। पुराना फ्लैट है, आवाजें तो आएंगी, लेकिन शाइना की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अरुण, अगर रात को कोई तीसरी आवाज आए तो डरना मत, मैं हूं ना आपके साथ। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन हो सकता है यहां हम दोनों के अलावा? शाइना ने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजें जगहों के साथ रह जाती हैं और कुछ चीजें लोगों के साथ। मेरी जिंदगी में दोनों रहती हैं। मैंने इस वाक्य को सुना तो मेरे पेट में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। तुम आराम करो, मैं चलता हूं।
मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैंने साफ देखा कि साए की तरह कुछ मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि यह रोशनी का धोखा है। मैं जैसे ही बाहर निकला, शाइना ने मुझे पुकारा, अरुण। मैं रुका। हाँ कहो। उसने कहा, तुम कल दोबारा आना, क्या पता मैं यहां अकेली रह ही ना सकूं। मैंने कहा, क्यों, डर लगता है? तो चलो वापस चलते हैं। वह बोली, नहीं, डर का संबंध जगह से नहीं होता, इंसानों से होता है, और मुझसे जिसने मुझे छोड़ा वह अभी तक मेरे साथ है। मेरा दिल जैसे एक पल को बंद हो गया। तुम बातें अजीब करती हो, खुलकर बताओ क्या मसला है। मगर वह सिर्फ यही बोली, तुम कल आ जाना, तुम आते हो तो खामोशी कम हो जाती है। मैंने रात उसके साथ बिताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं अभी अविवाहित था और वह भी एक जवान लड़की थी। इसीलिए मैंने सोचा कि फिलहाल मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी ड्यूटी का वक्त पूरा हो चुका था, सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन मुझे लगा कि जैसे शाइना की नजरें मेरी पीठ से उतरती ही नहीं। मैं मुड़ा तो खिड़की के धुंधले शीशे के पीछे से मुझे शाइना का चेहरा दिखाई दिया, मगर अगले ही पल वह चेहरा मेरी नजर से गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। मैं सोचता हुआ आगे बढ़ा कि शायद वह फ्लैट में अकेली होने के एहसास से परेशान है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि खिड़की में जो चेहरा था वह शाइना का नहीं था। वह आंखें कहीं ज्यादा गहरी थीं, कहीं ज्यादा खाली थीं। मैं फ्लैट की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत न कर सका। रात गहरी थी, मगर मेरे दिल में अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे आज पहली बार मुझे इस लड़की के अंदर छिपी खामोशी की असल जड़ नजर आई हो। जैसे वह खामोश मोहब्बत जो मैंने महसूस की थी, वह मोहब्बत नहीं किसी और चीज की आहट हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, यह लड़की कौन है और मैं इसे यहां छोड़कर क्यों आ रहा हूं। लेकिन कदम फिर भी रुकता न था, और दिल कहता था कि कल वहां वापस जरूर जाऊंगा, क्योंकि शाइना की आवाज में वह कंपन थी जो इंसान को अपने ही डर की तरफ खींच लेती है। और शायद मैं पहली बार यह समझ रहा था कि इस लड़की को पनाह देना सिर्फ इंसानियत नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। मगर कैसी जिम्मेदारी? यह सवाल मेरे दिमाग में पूरी रात सुलगता रहा, जैसे कोई अंदर बैठा बार बार कह रहा हो, अरुण, वह लड़की आम लड़की नहीं है। वह रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे लंबी रात साबित होने वाली है। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मां जाग गई थी। बेटा सब ठीक है, आज कुछ देर हो गई। मैंने कहा, हाँ मां, आज जरा कुछ और काम आ गया था, किसी की मदद करने गया था। मां ने कहा, जीते रहो बेटा, मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि अब तुम्हारा घर बसा हुआ देखूं। मां की बात पर अचानक से मेरे दिमाग में शाइना का चेहरा घूम गया। मैंने एक प्याली चाय की पी और वर्दी उतार के आम कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर मेरे दिमाग पर शाइना के यादों का पहरा रहा और फिर नींद की वादी में उतर गया। सुबह जब आंख खुली तो 9 बज रहे थे। मैंने तुरंत नहा धोकर विशाल के फ्लैट का रुख किया, क्योंकि मैं जानता था कि वहां पर खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी और मुझे ही सारा प्रबंध करना पड़ेगा। जब विशाल के खाली फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे रात भर सोचते सोचते दिमाग थक गया हो। मैंने खुद से कहा, अरुण, बस सीधे जाकर पूछ लेना कि वह कैसी है और फिर कम से कम उसे खाना तो लाकर देना है। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि अंदर कोई जागा हुआ है। कदमों की हल्की सी छाप आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर से वही नरम सी आवाज आई, अरुण जी आ जाइए। मैंने दरवाजा खोला तो वह खिड़की के सामने खड़ी थी। रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन इस रोशनी में भी उसका चेहरा जैसे किसी अनजाने दुख में डूबा हुआ लगता था। मैंने कहा, शाइना तुम ठीक हो? मैं समझा था तुम अब तक सो रही होगी। वह पलटी और कहने लगी, ठीक हूं, बस आपसे कुछ कहना था। मैंने उसे बैठने का कहा, मगर वह वहीं खड़ी रही और बोली, अरुण जी, मैंने सारी रात सोचा है, मुझे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं, मगर मेरी कोई सहेली भी अभी शहर में नहीं है। मेरे पास न घर है न कोई रास्ता। आप जानते हैं मैं वहां लौट कर नहीं जा सकती। मैंने उसकी बात पूरी होने का इंतजार किया तो उसने अचानक वह वाक्य कहा जिसने मुझे अंदर से चौंका दिया। वह कह रही थी, अगर आप चाहें तो मुझे अपने घर रख लें, मैं किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मैं कहीं कोने में रह लूंगी। मैं बोलती भी कम हूं और मैं कसम से कहती हूं कि मैं आपके घर में किसी की शांति नहीं बिगाड़ूंगी। उसने इतने यकीन के साथ यह बात कही कि कुछ पल मैं उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक तरह की मासूम जिद थी, जैसे उसे यकीन ही हो कि मैं हाँ कह दूंगा। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, देखो शाइना, बात यह है कि मेरा घर बहुत छोटा है। माँ जी और पिताजी हैं, मेरी 4 बहनें हैं, सब साथ रहते हैं। वहां एक अनजान लड़की को रखना संभव नहीं है, तुम समझ सकती हो। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा बदलाव आया। उसने होंठ भींचे और नजरें फेर ली, जैसे उसे पहली बार किसी ने मना किया हो। मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, देखो तुम गलत न समझना, मेरी नीयत पर शक न करना, मैं सिर्फ हालात बता रहा हूं। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही अरुण जी, मगर आपके लहजे में कुछ ऐसा है जैसे आप मुझे अपने करीब रखने से डर रहे हैं। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूं? मैंने तुरंत कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। मगर वह मेरी बात के बीच में ही बोल पड़ी, फिर क्यों नहीं रख सकते? मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैं क्या दलील देता। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों मेरे घर जाने पर इतनी अड़ी हुई है। मैंने उसे कहा, देखो तुम विशाल के फ्लैट में बिल्कुल सुरक्षित हो, मैं रोज चेक करता रहूंगा। जब तक तुम्हारी सहेली आनी जाती तुम यहां रह सकती हो। लेकिन वह एकदम बैठ गई, जैसे उसकी टांगों से जान निकल गई हो। उसने सर झुकाकर कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे दूर कर रहे हैं, जैसे मैं इस दुनिया में अकेली हूं और आप भी मेरा सहारा नहीं बनना चाहते। उसके लहजे में एक ऐसी उदासी थी जो किसी आम इंसान की नहीं होती। मैं उसके पास बैठ गया और कहा, शाइना, मैं तुम्हें दूर नहीं कर रहा,
तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूं। मेरा घर इस वक्त तुम्हें रखने के लायक ही नहीं है। लेकिन वह फिर भी हल्की सी नाराजगी के साथ बोली, आप नहीं समझेंगे, मैं वहां भी रह सकती थी, एक कमरे के कोने में, एक दरी पर। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि मैं आपके आसपास रह सकूं। मुझे नहीं पता वह यह क्यों कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अनजानी सी चमक थी, जैसे कोई उम्मीद टूटने पर पानी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने नरम लहजे में कहा, देखो, मैं वादा करता हूं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी घर संभव नहीं। वह धीरे से बोली, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यहीं रह लूंगी। लेकिन उसके लहजे की ठंडक ने मेरे दिल में एक अनजाना डर पैदा कर दिया, जैसे उसकी नाराजगी आम लड़की की नाराजगी ना हो। मैं उसे देखता रह गया और दिल में सवाल हुआ, आखिर यह लड़की इतनी जिद क्यों करती है? क्यों वह मेरे घर जाने पर इतनी अड़ी हुई है? उसकी आंखों में वह गुस्सा क्यों लपक रहा था, जो वह भी शायद खुद समझ ना पा रही हो? और इसी पल मेरे अंदर पहली बार यह ख्याल उभरा कि शायद शाइना के अंदर कोई ऐसा सच है जिसे वह छुपाना चाहती है, और मैं खुद जाने अनजाने इस सच के बहुत करीब आ रहा हूं। मैं नहीं जानता कि यह सब कब शुरू हुआ था, मगर मैं महसूस जरूर करने लगा था कि विशाल के खाली फ्लैट में शाइना की मौजूदगी के बाद एक अलग ही खामोशी ने जगह संभाल ली थी। वह खामोशी जो आम घरों में नहीं होती, जैसे कमरे सांस रोक कर खड़े हों। पहले पहल मैंने उसका ध्यान नहीं किया, मगर एक रात जब मैं खाना लेकर आया तो उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ऐसी रोशनी जैसे कोई पुरानी ट्यूबलाइट जलते जलते टिमटिमा रही हो, मगर फ्लैट में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। मैंने धीरे से आवाज दी, शाइना। अंदर से कोई जवाब ना आया। मैंने दरवाजा धकेला तो वह खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर नीली मध्यम रोशनी पड़ रही थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि मैं उसकी सांस की आवाज तक नहीं सुन पा रहा था। मैंने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? वह पलटी और बहुत धीमी आवाज में बोली, जी ठीक हूं। मगर उसकी आंखों में एक ऐसी झलक थी जो आम इंसानों में नहीं दिखती। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हो रहा है, इसलिए मैं रसोई में चला गया पानी पीने के लिए। मगर जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो एक पल के लिए मेरा दिल सीने में रुक गया, क्योंकि रसोई में वह पहले से खड़ी थी और मैंने उसे अंदर आते हुए न देखा न सुना। कोई कदमों की छाप नहीं, कोई सांस नहीं, कोई हरकत नहीं। मैंने चौंक कर कहा, तुम यहां कब आई थी? उसने बहुत साधारण लहजे में कहा, मैं तो पहले से यहां थी अरुण जी, आपको शायद दिखाई नहीं दिया। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा और एक पल को मुझे लगा कि शायद मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है, क्योंकि फर्श पर उसका कोई साया नहीं पड़ रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि अरुण, तू पुलिस वाला है, डर किस बात का? मगर शरीर से पसीना बह रहा था। उस रात उसने मुझे वहीं रुकने पर जिद की थी। मैंने मां से झूठ बोला कि मैं रात नाइट ड्यूटी पर हूं और कल ही वापस आऊंगा। इस रात बहाना बनाकर मैंने वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन एक ही कमरे में नहीं, बल्कि मैं दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। रात को जब मैं सोने गया तो दरवाजे के बाहर हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने बाहर निकलकर देखा तो कोई न था, मगर हवा अचानक ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने कमरे की हवा बदल दी हो। अगली सुबह मैंने उसे चाय देते हुए कहा, तुम रात मेरे कमरे के बाहर थी? उसने सर उठाया और बिना किसी भाव के कहा, मैं तो सो रही थी, हो सकता है वह हवा हो। मगर उसके कहने के अंदाज में कुछ ऐसा था जैसे वह झूठ नहीं बोल रही थी, मगर सच भी नहीं बता रही थी। फिर एक शाम मैं फ्लैट के दरवाजे से अंदर आया तो मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलटा तो वह इतनी नजदीक खड़ी थी कि मैं हड़बड़ाकर पीछे हो गया। मैंने गुस्से और डर के मिले जुले लहजे में कहा, यार ऐसे अचानक सामने मत आया करो, डर लगता है। वह खामोशी से बोली, आपसे डरना मैंने कभी चाहा नहीं, मगर आप डर जाते हैं, मैं क्या करूं? मुझे लगा जैसे उसके शब्द सीधे मेरे अंदर तक जा रहे हों। मैंने हिम्मत करके पूछा, शाइना तुम हो कौन? वह हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ना अभी। और फिर वह खिड़की की तरफ देखने लगी, जैसे दूर कहीं किसी चीज को महसूस कर रही हो। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, लेकिन फ्लैट की हवा एकदम से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैंने इस ठंड में पहली बार यह सोचा कि शायद यह लड़की इंसान नहीं, शायद इसके अंदर कोई ऐसा सच है जो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि आम इंसानों में यह सब नहीं होता। न नीली रोशनी, न साये का गायब हो जाना, न कदमों का न चलना, न सांसों का होना। और मैं खड़ा सिर्फ उसे देख रहा था और मुझे अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी, जैसे मेरा शरीर चीख रहा हो, अरुण पूछ ले कि यह कौन है। मगर मेरे कदम वहां जड़ गए थे और वह जैसे किसी और दुनिया की तरफ देख रही थी। और इसी पल मैंने पहली बार दिल में मान लिया कि शाइना के बारे में मेरा पहला शक सही था, कि वह शायद इंसान नहीं और मैं जाने अनजाने किसी ऐसी चीज के करीब खड़ा था जिसे समझना मेरे लिए संभव नहीं था। उस दिन मेरा दिल सुबह से ही उलझा हुआ था, जैसे अंदर कोई आवाज कह रही हो कि अरुण ये सब ठीक नहीं है, ये लड़की कुछ ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं होगा। और मैं बार बार खुद से यही पूछ रहा था, मगर जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। मैं ड्यूटी से फ्री होकर बाजार गया, कुछ जरूरी सामान लिया, दाल चावल सब्जी, 2-3 चीजें जो अचानक उसे जरूरत पड़ सकती थी। शायद मुझे लगता था कि उसे नॉर्मल चीजों की जरूरत होगी, जैसे आम लड़कियों को होती है। मैं ये सब सोचते हुए फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ देखकर मेरा कदम खुद ब खुद रुक गया। अंदर हवा हल्की हल्की चल रही थी, मगर कोई आवाज न थी। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा और एक पल के लिए मुझे हैरानी का तेज झटका लगा, क्योंकि पूरा फ्लैट खाली था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, शाइना कहाँ हो? जवाब नहीं आया। उस वक्त मेरे दिल ने एक अजीब सी आशंका पैदा की कि यह लड़की जो पहले दिन से अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, कहीं बिना बताए यहां से चली तो नहीं गई। मैंने पूरा कमरा देखा, बिस्तर ठीक था, पर्दा खुला था, खाली कपड़े इसी तरह रखे थे जैसे वह जल्दी में गई हो।
मैं तुरंत रसोई की तरफ गया कि शायद वहां हो, मगर जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रसोई की हर चीज उलटी पड़ी थी। बर्तन जमीन पर थे, शीशे का जग टूट चुका था, चूल्हा एक तरफ ढका हुआ था और फ्रिज का दरवाजा भी खुला था। मैंने हैरानी में अपने सर को हाथ लगाया और कहा, यह क्या हुआ है? यहां तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, फिर यह सब कैसे? मैं डर और गुस्से के मिले जुले एहसास में खड़ा था कि फ्रिज के नीचे फर्श पर 2-3 अजीब से लाल निशान दिखाई दिए, जैसे कोई चीज घसीटी गई हो। मेरी सांस कुछ पलों के लिए रुक गई और मैंने तुरंत सोचा कि मुझे पूरा फ्लैट अच्छी तरह देखना चाहिए। मैं एक एक कमरे में गया, हर जगह झांका, मगर वह कहीं नहीं थी। मेरी हालत और खराब होने लगी। मैं बाहर गैलरी में आया और फिर सोचा कि शायद वह नीचे झाड़ियों की तरफ गई हो, क्योंकि कभी कभी वह वहां खिड़की से देर तक देखती रहती थी, जैसे किसी को महसूस करती हो। मैं सामने के दरवाजे से निकला और झाड़ियों के बीच झांका, मगर वहां कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक बाएं तरफ हल्की सी हलचल हुई, जैसे किसी ने पत्ते हिलाए हों। मैं तेजी से उस तरफ बढ़ा और हाथ से झाड़ियां हटाई तो दृश्य ऐसा था कि मेरा दिल सीने में जैसे जम सा गया। शाइना जमीन पर बैठी हुई थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके हाथ में कुछ था जो पहले मुझे समझ न आया। मैंने 2 कदम नजदीक आकर देखा तो वह बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाथ में कच्चे मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था और वह उसे किसी अजीब सी ललचाई नजर से घूर रही थी, जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वह किसी घायल जानवर की तरह उसे देख रही थी, जैसे भूख उसके अंदर किसी और सतह की हो, जैसे वह इंसानों वाली भूख न हो, बल्कि कोई ऐसी भूख जो इस दुनिया में शायद ही किसी ने देखी हो। मेरी टांगें कांप गईं। मैंने धीरे से कहा, शाइना, क्या कर रही हो? उसने तुरंत चौंक कर पीछे देखा और एक पल के लिए उसके चेहरे की स्थिति ऐसी थी जैसे उसका कोई राज मेरे सामने खुल गया हो। उसकी आंखों में डर था, हैरानी थी, जैसे उसे पकड़े जाने की आदत न हो। मैंने फिर हल्के से कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो उठने की कोशिश करती है, मगर हाथ में मांस होने की वजह से हिचकिचाती है। फिर वह तेजी से मांस झाड़ियों की तरफ फेंक देती है, जैसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, और फिर कहती है, अरुण जी, आप अचानक ऐसे पीछे कैसे आ गए? मैं तो बस यूं ही बाहर निकली थी। मैंने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, तुम फ्लैट में नहीं थी, चीजें टूटी पड़ी थी और यहाँ झाड़ियों में बैठी हो। आखिर बात क्या है? तुमने यह क्या खाया है या खाने वाली थी? वह एकदम खामोश हुई और उसकी आंखों में वही नीली सी चमक उभर आई जिसे मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह सोच रही हो कि सच बोले या झूठ। वह एक सांस लेकर बोली, मैं भूखी थी अरुण जी, मगर आप न डरें, मैं सिर्फ देख रही थी। मैं खाती नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं करती। मैंने कहा, तुम हो कौन और यहाँ से भागी क्यों? वह परेशान सी होकर बोली, आपने मुझे डरा दिया था, इसलिए मैं नीचे आ गई थी और बस यहाँ बैठी रही। मगर अरुण जी, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगी। आप पर विश्वास है मुझे, मगर आप न जाने क्यों मुझसे डरने लगे हैं। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था, जैसे वह सच्चाई छुपा रही हो। और मैं पहली बार इस राज के बिल्कुल करीब खड़ा था, जिसे मैं जानने से खुद भी डरता था। फिर भी मैं उसके चेहरे को देखता रहा, जो अब पहले से ज्यादा अजनबी लग रहा था, जैसे वह इंसान होने की कोशिश कर रही हो, मगर वह अंदर से शायद कुछ और हो। और मैं सोच रहा था कि मेरे सामने जो लड़की खड़ी है, उसके अंदर वह क्या भूख थी जो कच्चे मांस को भी इतनी शिद्दत से देख सकती थी, और आखिर इस सब का अंजाम क्या होगा? क्योंकि मैं इस कहानी के अंदर अब पूरी तरह फंस चुका था और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहीं झाड़ियों के पास जमा खड़ा रहा। मेरी नजरें उस कच्चे मांस के टुकड़े की तरफ थीं जो शाइना ने तेजी से जमीन पर फेंक दिया था, और फिर उस लड़की के चेहरे पर, जहां डर, शर्म और एक प्राचीन भूख का मिश्रण था। मेरे अंदर का पुलिस ऑफिसर, जो तर्क और कानून पर विश्वास रखता था, एक तरफ खड़ा था, और मेरा इंसानी दिल, जो इस लड़की के दुख से पिघल चुका था, दूसरी तरफ। शाइना, मैंने आवाज को ज्यादा से ज्यादा नरम रखने की कोशिश की। यह सब क्या है? तुम ये मांस क्यों घूर रही थी? और फ्लैट में ये सब किसने किया? वह मेरे करीब आई। उसकी चाल में वह अनजान खामोशी नहीं थी जो पहले होती थी, बल्कि एक हल्की सी कंपी थी। वह शायद कोशिश कर रही थी कि इंसान की तरह चले। उसकी नीली आंखों में नमी की एक ऐसी तह थी जो मैंने पहली बार देखी। ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा नहीं थी कि उसे मांस के साथ पकड़ा गया है, बल्कि इस बात पर कि उसका राज मेरी आंखों के सामने खुल चुका है। अरुण जी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप हमेशा पूछते थे कि मैं कौन हूं। मैं आपसे यह झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं सिर्फ अपने ताऊ जी के अत्याचार से भागी हुई एक आम लड़की हूं। वह झूठ था जो मैंने खुद को भी यकीन दिला रखा था, ताकि मुझे जीने का कोई रास्ता मिल सके। उसने एक गहरी सांस ली। सच्चाई उसके होंठों पर कांप रही थी, मगर वह बोल पड़ी, मैं इंसान नहीं हूं। यह सुनकर मेरे शरीर में बिजली का एक झटका सा लगा। मुझे मालूम था, मेरा दिल यह सब कई रातों से जानता था, मगर इस सच को उसके मुंह से सुनना एक अलग अनुभव था। मेरे हाथ मेरी टॉर्च पर सख्त हो गए थे। तुम क्या हो? मेरा लहजा अब सिर्फ हैरानी का नहीं, डर का भी था। मेरा कोई नाम नहीं है, वह बोली, और उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गूंज थी जो दिल को चीरती थी। हमें इस दुनिया के लोग थके हुए, भूखे या सिर्फ साए कहते हैं। हम वह हैं जो 2 दुनियाओं के बीच फंस गए हैं, जो शरीर रखते हैं मगर आत्मा पूरी नहीं रखते, या यूं कह लें कि हमारी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा किसी और दुनिया में भटकता रहता है। तुम्हें खून क्यों नहीं महसूस होता? तुम क्यों एक कमरे से दूसरे में पलक झपकते ही पहुंच जाती हो? और यह कच्चा मांस? मैंने सवालों की बौछार कर दी। वह जमीन पर बैठ गई और उसका चेहरा जमीन की तरफ झुक गया। यह सब उस भूख की वजह से है अरुण जी, एक ऐसी भूख जो शरीर को नहीं, आत्मा को खाती है।
जो न मिले तो यह शरीर धीरे धीरे खाली होने लगता है। मेरा घाव यह ताऊ जी के अत्याचार का नहीं, यह उस भूख को दबाने की मेरी कोशिश का नतीजा था। यह घाव मेरे इस हम से भागने की निशानी है जो मेरे अंदर बैठा है। तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे ताऊ जी, वह मेरी दुनिया के वह लोग हैं जो इस भूख को दबाने की बजाय उसे स्वीकार कर चुके हैं। वह मुझे मजबूर करते थे कि मैं उनके रास्ते पर चलूं। वह चाहते थे कि मैं अपनी प्रकृति को पहचानूं और इंसानों को उस नजर से देखूं जिससे वह देखते हैं। मगर मैं नहीं चाहती थी। आपके साथ रहकर, आपकी सच्चाई, आपकी वर्दी का धर्म देखकर मेरा यह इंसान वाला हिस्सा जाग उठा था। उसने अपनी आंखें ऊपर की और वह अब बिल्कुल शायना लग रही थी, न कि वह भयानक साया जो उसके अंदर छुपा था। मैं सिर्फ एक बिगड़ी हुई भूखी आत्मा हूं, अरुण। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। डर तो था, मगर उसकी कच्ची सच्ची बेबसी ने मुझे गहरा प्रभावित किया। मैं उसके पास बैठ गया, हालांकि मेरा हर अंग मुझे भाग जाने का कह रहा था। तुम मेरे करीब क्यों आना चाहती थी? मेरे घर क्यों? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई, एक बहुत उदास मुस्कुराहट। आपके पिता ने आपको सच्चाई और धर्म पर चलने को कहा था ना। आपकी वर्दी का धर्म, वह आपके आसपास एक ऐसी रोशनी बनाता है जो हम जैसी चीजों को भगाती है। मैंने सोचा था कि अगर मैं उस रोशनी के आसपास रहूंगी तो यह भूख मर जाएगी, मैं एक आम इंसान बन जाऊंगी। मैंने पूरी रात आपकी सांसों की आहट को सुना है, अरुण। वह मुझे सुकून देती थी, और जब मैंने इनकार कर दिया, मैंने महसूस किया कि मेरा सहारा छूट गया। उस रात अंदर का वह जानवर जाग उठा था और वह यह जगह तबाह कर गया। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका कि मैं आपके सामने वह भयानक रूप न लाऊं। वह तबाही, वह मेरे अंदर की टूट फूट थी। और आज सुबह जब आप सामान लेकर आए तो मुझे लगा कि आपको मेरी भूख का वह हिस्सा दिखाना पड़ेगा जिसे आप एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी से ज्यादा मानते हैं। मैं खामोश बैठा रहा, मेरे हाथ कांप रहे थे। एक आम लड़की जिसे मैं पनाह देने की जिम्मेदारी समझ रहा था, वह खुद अपने आप में एक तूफान थी। मैंने अपने पिताजी की बात को याद किया, जिंदगी में कभी भी अपना धर्म नहीं खोना, और अगर कभी पुलिस की वर्दी पहननी पड़े तो सच्चाई छोड़कर मत चलना। मेरे लिए इस वक्त सच्चाई क्या थी? क्या सच्चाई यह थी कि यह लड़की खतरा है और मुझे उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए? या सच्चाई यह थी कि एक कमजोर भटकी हुई आत्मा, चाहे वह इंसानी शरीर में ना हो, मदद मांग रही है और मेरा फर्ज है कि मैं उसे बचाऊं? मैंने गहरा सांस लिया। ठीक है शायना, मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं, क्योंकि झूठ बोलने वाले की आंखों में डर होता है और तुम्हारी आंखों में सिर्फ थकान और दुख है। तुम वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं वादा करती हूं, उसने नरमी से कहा। आप मेरी भूख हैं, अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद मर जाऊंगी। इस बात पर हम दोनों हंस पड़े, एक अजीब कड़वी हंसी। मैं उठा और फ्लैट की सफाई करने का फैसला किया। अब तुम इस जगह को दोबारा खराब नहीं कर सकती। मैं खाने का सामान लाया हूं और यह कच्चे मांस वाला मामला अब खत्म। जैसे आप हुक्म करें, वो पहली बार पूरी तरह आज्ञाकारी लगी। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ड्यूटी पर मेरा ध्यान कम लगता, मेरा दिमाग सिर्फ शायना के बारे में सोचता था। मैंने वीरेंद्र या किसी भी साथी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि कौन विश्वास करता। मैं ड्यूटी से फ्री होकर रोजाना विशाल के फ्लैट जाता। मैं उसे आम खाना देता, दाल, रोटी, सब्जियां। वह कोशिश करती थी कि खाए, मगर 1 या 2 निवालों के बाद उसे उबकाई आ जाती। उसके चेहरे का रंग हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा सफेद होता जा रहा था। अरुण जी, ये काफी मुश्किल है। ये शरीर, ये सिर्फ किसी और चीज को स्वीकार करता है। एक रात उसने कहा, तुम्हें जिंदा रहना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने सख्ती से कहा, मैं शायद इस तरह जिंदा रहने के लिए नहीं बनी हूं। वह बोली और खामोश हो गई। मैंने एक दिन सोचा कि शायद पूजा से फर्क पड़े। मैंने अपने घर से पिताजी का पुराना दिया और थोड़ा सा प्रसाद लाकर उसके कमरे में कोने में रख दिया। मैं दिया जलाने ही लगा था कि शायना ने चीख मारी, मत जलाइए प्लीज अरुण जी, मत जलाए। इस रोशनी से मुझे तकलीफ होती है, ये मुझे जला देती है। वह कोने में सिकुड़कर खड़ी हो गई। मैंने दिया तुरंत बुझा दिया। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं जलाऊंगा, मगर तुम सच कहती हो कि यह तुम्हारी भूख ही है जो तुम्हें इंसानों से दूर करती है? उसने सर हिलाया। जब मेरे अंदर की भूख जागती है तो मुझे हर इंसान में एक गर्माहट नजर आती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मुझे खींचती है। इसलिए मैं आपसे दूर रहने की जिद कर रही थी, क्योंकि आप उस आग को बुझाने के बजाय मेरे अंदर की भूख को बढ़ा देते थे। एक रात मैं अपनी ड्यूटी पर था। रात का दूसरा पहर था। वायरलेस पर कोई सूचना नहीं थी, मगर हवा में तनाव था। मैं सड़क पर गश्त कर रहा था जब मेरी नजर एक साए पर पड़ी। एक लंबा पतला साया जो बिल्कुल इंसानी नहीं था। वह एक झटके में सड़क पार करके जंगल की तरफ गायब हो गया। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने वायरलेस निकाली और अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके पूछा, सर, कोई गैर मामूली हरकत? मुझे लगा जैसे कोई तेजी से जंगल की तरफ भागा है। उधर से आवाज आई, अरुण, परेशान मत हो, आज रात कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, शायद कोई जंगली जानवर होगा, गश्त जारी रखो। मगर मैं जानता था कि वह कोई जानवर नहीं था, वह शिकारी थे। वह शायना के ताऊ जी की तरफ के लोग थे। मैंने तुरंत अपनी ड्यूटी खत्म की और विशाल के फ्लैट की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोला तो कमरे में गहरी खामोशी थी। शायना खिड़की के पास नहीं थी, बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। वह तस्वीर मेरे पिताजी की थी, जो मेरी वर्दी की जेब में हमेशा रहती थी। मैंने कब खो दी मुझे पता ही नहीं चला। शायना, तुमने ये कब लिया? मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा। वह डर कर उठी। माफ करना अरुण जी, मैंने सिर्फ देखना चाहा। मुझे आपके पिता की आंखों में वह सच्चाई नजर आई जो मुझे मेरी अपनी दुनिया में कभी नहीं मिली। वह मेरी दुनिया है, मैंने कहा और फिर नरम लहजे में पूछा, क्या तुमने किसी को देखा?
कोई यहाँ आया था? उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हाँ, मैंने महसूस किया है। उनकी ठंडी आहट, वह मुझे तलाश कर रहे हैं। उनका ठंडा साया यहाँ से गुजरा है। वह मेरे ताऊजी नहीं हैं अरुण जी, वह मेरे बड़े हैं, हमारे कबीले के सरदार। वह मुझे इस दुनिया में वापस ले जाना चाहते हैं जहां भूख ही धर्म है। वह क्या चाहते हैं? मैंने पूछा। वह मुझे एक ताकतवर इंसान के शरीर में दाखिल करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। अगर मैंने अब भूख स्वीकार न की तो मेरा यह रूप मर जाएगा, और वह नहीं चाहते कि उनकी नस्ल का कोई भी अंश मरे। उस रात मैंने तय कर लिया कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने दोबारा मां से झूठ बोला कि इमरजेंसी ड्यूटी है। मैं रात के वक्त वहीं एक कोने में बैठ गया, अपनी वर्दी में, हाथ में बंदूक लिए। शाइना ने मुझसे कहा, आप सो जाइए अरुण जी। मैंने कहा, नींद उसके लिए होती है जिसे डर ना हो। आज मुझे डर है और मुझे अपने धर्म पर कायम रहना है। आपका धर्म क्या है अरुण जी? सच्चाई और सुरक्षा। आज मेरी सच्चाई तुम हो और मेरा धर्म तुम्हारी सुरक्षा करना। वह चुप हो गई और मैंने उसके चेहरे पर पहली बार एक संतुष्ट मुस्कुराहट देखी। रात करीबन 3 बजे का वक्त था। कमरे की ठंड अचानक इतनी बढ़ गई कि मेरे होंठ नीले पड़ गए। हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे किसी पुराने मंदिर की राख। मेरे शरीर में रगों में खून जमना शुरू हो गया और मैं जानता था कि वह आ चुके हैं। मैंने बंदूक उठाई और कहा, शाइना, कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाओ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी अरुण जी, उसने कहा, मगर उसकी आवाज अब कमजोर नहीं थी। उसमें एक धातु सी गूंज थी। खिड़की का शीशा खुद ब खुद एक बार जोर से चरचरा कर टूटा और मैंने देखा कि बाहर 2 साएं खड़े हैं। उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, मगर शरीर बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। वह मेरे पिताजी के कद के थे, मगर उनका लिबास कई 100 साल पुराना लग रहा था। एक ने, जिसका चेहरा बहुत ठंडा था, हाथ में एक छड़ी सी उठा रखी थी और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इंसान, तुम एक भूखी आत्मा की रक्षा कर रहे हो और उसे हमारी प्रकृति को तबाह करने की इजाजत दे रहे हो। इसे हमारे हवाले कर दो, वरना यह वर्दी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैंने बंदूक उनकी तरफ तानी। मैं अरुण शर्मा हूं, कमलेश शर्मा का बेटा। मैं पुलिस ऑफिसर हूं। मैं सच्चाई और सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, दूसरे ने कहा, जिसका लहजा गूंज वाला था। हम रात के वारिस हैं और यह लड़की हमारी है। तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मैंने चीख कर कहा। मैंने ट्रिगर दबाया। पहली गोली उनके सीने में लगी, मगर कोई खून नहीं बहा, नहीं कोई असर हुआ। गोली जैसे उनके शरीर में धंस गई और गायब हो गई। पहला साया हंसा। बंदूक, तुम्हारे मामूली हथियार, ये हमारे लिए खिलौने हैं। वह तेजी से मेरी तरफ बढ़े। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं पीछे हटा। मुझे अपने पिताजी की वह बात याद आई कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ रहेगा। शाइना अचानक मेरे आगे आ गई। उसका चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था और उसका शरीर हल्की नीली रोशनी से चमकना शुरू हो गया। यह मेरा अपना रास्ता है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मैं अब भूख के धर्म पर यकीन नहीं रखती, शाइना ने चीख मारी। उसकी आवाज में इतनी तीव्रता थी कि शीशा, दीवारों का प्लास्टर और लकड़ी की अलमारियां छटकने लगी। कमरे की रोशनी जो मैंने ऑन कर रखी थी तुरंत फ्यूज हो गई। सिर्फ उसकी नीली रोशनी बाकी थी। उस नीली रोशनी से बिजली की तरह की एक लहर निकली और उन दोनों साए जैसे इंसानों से टकराई। वह दोनों दर्द से चीखने लगे, वह चीख जो इंसान के गले से नहीं निकल सकती। वह दोनों पीछे हटे और कमरे से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग गए। शाइना एक पल के लिए खड़ी रही। उसका शरीर कांप रहा था। वह नीली रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई और वह पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसकी तरफ लपक कर कहा, शाइना, तुम ठीक हो? तुमने ये क्या किया? वह बहुत कमजोर आवाज में बोली, मैंने सिर्फ अपने अंदर के उस हिस्से को इस्तेमाल किया जो कभी किसी इंसान के लिए नहीं जागता। यह मेरी ऊर्जा को खत्म कर देता है, मगर अब वह कुछ देर के लिए यहां नहीं आएंगे। मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं, मैंने कहा। नहीं अरुण जी, उसने बहुत धीमे लहजे में कहा और उसके हाथ में फिर वही मेरे पिताजी की तस्वीर थी। अब देर हो चुकी है, मेरा वक्त खत्म हो गया। मैंने भूख को हराने की कोशिश की, मगर शरीर की एक सीमा होती है। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पारदर्शी और सफेद था। उसकी आंखों की नीली चमक अब भी मौजूद थी, मगर वह गहराई खत्म हो चुकी थी। वह मुझसे बोली, आपकी तरह सच्चा इंसान मुझे मेरी दुनिया में कभी नहीं मिला था। आपने मुझे बताया कि जमीर की ताकत किसी भी भूख से ज्यादा होती है। आपका शुक्रिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और यह पहली बार था जब मैंने उसे रोते देखा। वह बोली, मैं हमेशा से रोना चाहती थी, मगर इस भूख ने मुझे सुखा दिया था। आज आपकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ तो इंसानों जैसा बाकी है। तुम नहीं मरोगी शाइना, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं नहीं मर रही अरुण जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिर्फ यहां से जा रही हूं, इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया से जहां हम भटकते हैं। मैं सुकून पा रही हूं। वह चंद पल मेरी आंखों में देखती रही। उसकी सांसें बहुत हल्की हो गईं और फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को छुआ। उस स्पर्श में एक तेज ठंड थी जो मेरे दिल तक उतर गई। यह याद रखना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा धर्म तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम बहुत कीमती हो। उसका हाथ नीचे गिर गया। मैंने उसे हिलाया, शाइना, मगर वह पूरी तरह खामोश थी। उसका शरीर बेजान था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसकी सांस रुकी, उसके शरीर से वह नीली रोशनी भी गायब हो गई और कमरे का वातावरण नॉर्मल हो गया। सर्दी खत्म हो गई और मैंने एक आम कमरे में एक आम लड़की को मृत पाया। मैंने कई पल सोचा,
अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो क्या बताऊंगा कि वह भूखी आत्मा थी जिसे साए आकर ले गए? कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं फंस जाऊंगा और मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने अपने पिताजी की तस्वीर उसके हाथ से निकाली और अपनी जेब में रख ली। फिर मैंने एक सख्त फैसला किया। मैंने डॉक्टर हैदर को फोन किया। सर, मैं अरुण बोल रहा हूं। वह घायल लड़की, वह फ्लैट में अकेली थी, वह दम तोड़ चुकी है। डॉक्टर हैदर अस्पताल पहुंचा। कागजी कार्रवाई हुई। पुलिस को यही बताया गया कि वह लड़की जो अपने ताऊजी के अत्याचार से भागी थी, ज्यादा खून बहने और अंदरूनी कमजोरी की वजह से देहांत मृत्यु कर गई। चूंकि उसकी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए मामला जल्द खत्म हो गया। मैंने विशाल के फ्लैट को दोबारा साफ कराया। आज मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हूं। मेरा घर बेहतर है, मेरी मां खुश है, मेरे पिताजी अब भी वर्दी में मेरा गर्व देखते हैं। मगर मेरी जिंदगी में अब भी वह खामोशी है जो शायना छोड़कर गई थी। मैं अब भी रात को गश्त पर निकलता हूं, मगर मेरी आंखें सिर्फ सड़क पर नहीं होती। मैं जानता हूं कि दुनिया सिर्फ वह नहीं है जो हमें नजर आती है। मैंने एक ऐसे सच का सामना किया जो मेरे विज्ञान और वर्दी के ज्ञान से बाहर था। मैंने सच्चाई और धर्म को निभाया, मगर मुझे यह भी मालूम हुआ कि कभी कभी सुरक्षा का मतलब है किसी को सुकून से जाने देना। मैंने कभी अपना धर्म नहीं खोया। मैंने झूठ का सहारा लिया, मगर वह झूठ सिर्फ इस दुनिया को बचाने के लिए था जो इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि एक भूखी आत्मा को भी मोहब्बत, सुकून और सच्चाई की चाहत हो सकती है। जब भी रात को ठंडी हवा चलती है, मुझे लगता है जैसे शायना की आहट मेरे करीब है। मैं जेब से अपने पिताजी की तस्वीर निकालता हूं और मैंने महसूस किया है कि उस तस्वीर में अब दो तरह की गहराई है। एक मेरे पिता की सच्चाई और दूसरी शायना की अनंत खामोश थकान। मैंने अपनी वर्दी को मजबूती से थामा और सड़क पर गश्त जारी रखा। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि अब मैं सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि साइयों के भी डर को जानता था और उनके खिलाफ अपना धर्म मजबूती से कायम रखता था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, जिसने मुझे वह सिखा दिया जो न किताबें सिखा सकती थी और न ही पुलिस की ट्रेनिंग। मेरी कहानी एक पुलिस ऑफिसर की नहीं बल्कि एक आम इंसान की थी जो अपनी आत्मा के बचाव के लिए एक गैर मामूली जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए था। तो दोस्तों, यह कहानी खत्म हुई। Thanks for watching.